हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज शुरू कर रहे हैं। आप लोगों की सीटेट जुलाई 2024 के लिए ईवीएस की एक क्लास। लेकिन फ्रेंड्स साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके सीटेट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो आज मैं कंटेंट आप लोगों को करवाने वाला हूं वो आप लोगों की बिहार एस्टेट में भी ज़रूर काम आएगा। क्योंकि जब मैंने आप लोगों के सारे बिहार एस्टेट के पेपर्स देखे, जो 2 बार आप लोगों की अभी पिछले साल एस्टेट की एग्जाम हुई, उसमें इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे आप लोगों के। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों ही जगह पे काम आएगा। काफी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड। जैसे मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 400 प्लस आप लोगों ने लाइक्स कर दिए फ्रेंड सेशन के बीच स्टार्ट होने से पहले ही। ठीक है, तो इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और बिना किसी समय को वेस्ट किए जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाथी मेरा साथी, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा वाला कथन सही है। ये इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड आपके सीटेट के अंदर में और आप लोगों का जो एस्टेट की एग्जाम हुई थी 13/9/2023 को, उसके अंदर में डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है जी, बिल्कुल। प्रियंका शाक्य जी, थैंक यू वेरी मच। मकसूद आलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारे से कमेंट के लिए। बीपीएससी में भी ये जरूर काम आएगा आप लोगों को, और DSSB में भी। तो 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन आमतौर पर 100 किलो होता है, ऐसा कह रहे हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकता है। हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख लेते पहले हाथियों के बारे में, फिर आप लोग आंसर करना इसका। देखिए फ्रेंड्स, हाथी जो है ये शाकाहारी है या मांसाहारी? तो ये पहली बात तो शाकाहारी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जाओगे और हाथी ने ऐसे सूंड से पकड़ा और आपको खा लिया अपने अंदर में, फिर आप हाथी के पेड़ में बोल रहे हो अरे भाई नेटवर्क नहीं मिल रहा, दानी सर की क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। ठीक है, इनके जो कान जो होते हैं ना, ये फड़फड़ाते जो है, ये कान अपने फड़फड़ाते आप देख रहे हो यहाँ पर में, तो ये इनके तापमान, इनका शरीर का जो तापमान है उनको नियंत्रित करने में मदद करता है, इनका कान का फड़फड़ाना। ओके, इसके अलावा इनके ये लोग जो है ग्रुप में होते हैं, 15-20 हाथी होते हैं, उनके ग्रुप होती है ये। ग्रुप के अंदर में इसमें क्या होता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होंगी, ओके, जो सबसे दादी माँ टाइप की, वो इनकी ग्रुप की लीडर होती है, ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर। जो मेल एलिफेंट होते हैं, जो पुरुष होते हैं ना, नर हाथी होते हैं, वो 14 से 15 साल की उम्र तक ही झुंड के साथ रहते हैं, फिर बाद में अकेले निकल जाते हैं। ठीक है, अकेले इधर उधर निकल जाते हैं, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। और एक चीज आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स कि एक एलिफेंट जो है वो एक दिन में 1 क्विंटल के बराबर जो है वो खाना पत्तियां खा लेता है, 1 क्विंटल के बराबर टहनी और पत्तियां खा लेता है। अब आप लोगों को ना एक क्वेश्चन क्लियर हो गया यहां से, 1 क्विंटल का मतलब कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, स्क्रीन पर देखो और जल्दी से बताओ 1 क्विंटल मतलब कितना। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे यहां पर में। ठीक है, 1 क्विंटल मतलब कितना? 100 किलो। तो 100 किलो के बराबर जो है पत्तियां खा जाते हैं एक दिन के अंदर में एक एलिफेंट आपका। अच्छा, जो हाथी का बच्चा होता है, कभी आप लोगों ने देखा है हाथी का बच्चा? तो फ्रेंड्स, एक जो हाथी का बच्चा होता है ना, आप लोगों को बता दूं कि वो एक दिन के अंदर, मतलब जब वो 3 महीने का होता है, तो 3 महीने के अंदर में ही 200 किलो का हो जाता है लगभग वो। ठीक है, तो एक हाथी के बच्चे का वजन, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर में ही 200 किलो के बराबर। अच्छा, 200 किलो का मतलब कितने क्विंटल होगा, चलो ये बता दो। 100 किलो मतलब 1 क्विंटल, तो 200 किलो मतलब कितना क्विंटल? जल्दी से बताइए आप लोग, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हाथियों को ना इस तरीके से ये खेलना पसंद है। ठीक है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर चीज को कि कितना बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं हाथी, सारे के सारे हाथी। मजा आ रहा है उन लोगों को कीचड़ में खेलने में। तो ये इनको मड में, वाटर में खेलना पसंद है, इससे इनकी जो स्किन है वो कूल रहती है। ठीक है, बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी आप लोगों में से भी। चलिए, तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में और बीपीएससी के बिहार के एस्टेट दोनों में आ चुका है, इसी वजह से बोलो पूरा सेशन आपने देखना अच्छे से। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 100 किलो होता है, गलत। कितना होता है? 2 क्विंटल के बराबर का होता है आपका। ठीक है, तो 200 किलो के बराबर का होता है, तो ये वाला गलत है आपका। ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सही पूछा है आपसे, तो जहां जहां ए दिया है उसको काट दो। ठीक है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलो खा लेता है, नहीं 100 किलो के लगभग खा लेता है खाना वो। ठीक है, उल्टा दिया हुआ है ये आपका, तो बी भी गलत है, जहां बी दिया है उसको भी काट दो। अब भाव बहुत आराम नहीं करते, 2-4 घंटे ही सोते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो सी और डी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का सही हो गया अब जल्दी बताइए। उन्होंने आंसर मेरे बताने से पहले ये बता दिया था, हाथ ऊपर करके बता देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल होगी कुमारी नीतू जी, एसएसटी की क्लासेस भी होंगी। बस आज के लिए आपका जो है मैं आपको कुछ ईवीएस के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, एक पश्मीना शॉल लगभग ब्लैंक साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। पश्मीना शॉल पहली बात तो आपको पता है कहाँ पर में होती है, बताइए। उत्तर भारत में कौन से वाले राज्य या यूनियन टेरिटरी के अंदर में है? ठीक है, एस्टेट में कहाँ पूछा है? टारगेट विद सिविल जी, मैं आपको बता दूं डेट के साथ में 13/9/2023 को
ठीक है, शिफ्ट 1 के अंदर में आप जाके चेक कर सकते हो उसको। ओके, पढ़ लोगे तो आगे वाली आपकी एग्जाम में भी काम आएगा आपको। पश्मीना शॉल लगभग ब्लैंक साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु ब्लैंक घंटों का समय लगता है। बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, पश्मीना शॉल के बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी एनसीईआरटी के माध्यम से देता हूँ, एनसीईआरटी डायरेक्टली। तो दुनिया में जो पश्मीना शॉल है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर हम पश्मीना शॉल की बात करें फ्रेंड्स, तो 6 स्वेटरों के बराबर जो है गर्म होती है, ये 6 स्वेटर के बराबर में गर्म होती है। और इसको एक पश्मीना शॉल को बुनने में, ठीक है, कितना समय लग जाता है आप लोगों का बताइए। बकरियों की जो होती है ना यहाँ पर में पश्मीना जो बकरियाँ होती है उनके जो बाल होते हैं उससे बनती है ये आपकी। बहुत ही मतलब इसको ऐसा बनाया जाता है आपका कि भाई एकदम हाथ से बुनाई की जाती है उसकी, बारीक बारीक बुनाई, ठीक है। तो 250 घंटों का समय लगता है तब जाकर एक पश्मीना शॉल बनती है आपकी। तो पश्मीना शॉल लगभग 6 स्वेटर के बराबर में गर्मी देती है आप लोगों को और इसको बनाने में लगभग, ठीक है, 250 घंटों का समय लगता है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 6 स्वेटर के बराबर होती है और 250 घंटे का समय लगता है। डायरेक्टली एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों का देखिए। अभी आप लोगों को बताया मैंने कि एलिफेंट्स का जो झुंड होता है, हाथियों का झुंड, उसकी मुखिया कौन होती है बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से। एलिफेंट्स का जो हर्ड होता है उसकी मुखिया कौन होती है, तो उसकी मुखिया जो होती है फ्रेंड्स ओल्डेस्ट फीमेल जो है सबसे, ठीक है, वहाँ की सबसे उम्र दराज जो मादा है वो उनकी मुखिया होती है। ये याद रखना आप लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 1 जनवरी 2022 को पूछा गया प्रश्न, जब आप दूध को कपड़े के टुकड़े में डालते हैं तो उस पर मलाई रह जाती है, ठीक है, यह पृथक्करण की विधि क्या कहलाती है। जब आप लोग मिल्क को पोर करते हो, डालते हो एक कपड़े के ऊपर में, एक पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर में, तो जो क्रीम होता है वो ऊपर में रह जाता है और दूध जो है आपका निकल जाता है नीचे में। तो इसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को, इसको जो है फ्रेंड निस्पंदन, फिल्ट्रेशन कहते हैं आप लोग, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग देखिए फिल्ट्रेशन के अंदर में क्या होगा कि जो सॉलिड पार्ट है, क्योंकि जो क्रीम होता है, ठीक है, मलाई, वो थोड़ी सी सॉलिड होती है आप लोगों की, ठीक है, सेमी सॉलिड या सॉलिड होती है, और जो लिक्विड होता है वो पास हो जाता है कपड़े के अंदर में, जो छोटे छोटे छिद्र होंगे उसमें से पास हो जाएगा और केवल मलाई मलाई बच जाएंगी। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए कई सारे लोग होंगे जिनको डाइटिंग करना होगा। अब डॉक्टर ने बोला कि दूध पियो, लेकिन दूध में मलाई होती है तो फिर आप और मोटे हो जाओगे, हट्टे कट्टे हो जाओगे एकदम। और तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देता है, भाई छान कर पियो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो मलाई है, जो फैट है, वो आप लोगों का क्या होता है, थोड़ा अलग हो जाता है और केवल दूध जो लिक्विड है वो नीचे चला जाता है। कितने लोगों ने किया है ऐसा कभी ना कभी बताइए। तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम से करो तो याद रखना इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन या फिर निस्पंदन कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आप लोगों का जो एक बुक है जिसका नाम है इंडिया का जो इंडियन डाइवर्सिटी, या जो आप लोगों की जो विविधता है, भारत के अंदर में जो विविधता है और उसका जो कल्चर है, उस बुक में से क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में। संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है। मतलब जो एक प्रकार की हिरन है, ठीक है, वो आपको बता दूं एंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने की कगार पर खड़ी है, ठीक है। अब कहीं पे खड़ी नहीं है, वो खत्म होने की कगार पर, मतलब कि खत्म होने वाली, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो कौन सी वाली जो है हिरन है जहाँ जो केवल और केवल लोकटक झील में पाई जाती है। अब सवाल तो ये भी उठता है कि लोकटक झील कहाँ पर में, बताइए जल्दी से। लोकटक लेक कौन से स्टेट के अंदर में है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, ठीक है। तो लोकटक लेक कहाँ पर में है और कौन सी हिरन है, वो संगाई डियर आप लोगों की, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मणिपुर का जो लोकटक झील है मणिपुर के अंदर में, ठीक है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मणिपुर के अंदर में है लोकटक झील, ठीक है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का ये, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसके ऊपर में इस तरीके से जो है ना फुमड़ी जो है वो तैरती रहती है, सर्कुलर, मतलब वो मिट्टी और जो पेड़ पौधे हैं ना उनका एक गुच्छा टाइप का बन जाता है और वो तैरता रहता है ऐसा, इसके ऊपर में फुमड़ी। तो फुमड़ीज जो है पानी के ऊपर में तैरती रहती है। तो ये कौन से वाले हम लोग लेक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग लोकटक झील के बारे में बात कर रहे हैं। उसके ऊपर में जो तैरता रहता स्वैम्प है ना, ठीक है, उसको फुमड़ी कहते हैं। ओके, गोलाकार दलदली मिट्टी वहां पर में तैरती रहती है, फुमड़ी। आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, पूरे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। और क्या बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप लोगों ने 500 से भी ज्यादा लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स सेशन के बीच में ही। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला ही सेशन है हमारा आज का यूएस का और उसमें आप लोगों ने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है।
तो काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि दुनिया का पहला तैरता हुआ और एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है। काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन से राज्य में है और कौन सी झील पर तैर रहा है, ये आप लोग मुझे बताओगे जल्दी से, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं 20 दिसंबर 2021 को पूछा गया प्रश्न, पट्टचित्र कला, ठीक है, ये कौन से राज्य की है। पट्टचित्र मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, गुजरात की या महाराष्ट्र की, जल्दी बताइए यहाँ पर। बिल्कुल काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर में लोकटक झील के ऊपर में तैर रहा है। पट्टचित्र जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आपने, उड़ीसा की है। आपको एनसीईआरटी का दिखा दो डायरेक्टली अगर आप लोग चाहोगे, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा, जितने अगर मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि सर करवा दीजिए तो मैं आप लोगों को पूरा कल्चरल डाइवर्सिटी वाली जो बुक है आप लोगों की एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक है। एनसीईआरटी स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती लेकिन एनसीईआरटी ने उसको पब्लिश किया है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये आप देखोगे तो ये पट्टचित्र वाला क्वेश्चन आया था। पट्टचित्र जो है उड़ीसा की एक चित्रकला है, ठीक है। ताड़पत्र के ऊपर में इसको बनाया जाता है, पाम लीफ ताड़पत्री के ऊपर में इसको बनाया जाता है, ओके। तो पट्टचित्र किस चीज के ऊपर में बनाई जाती है, पत्थर पर, दीवार पर, पाम लीव्स पर या कपड़े पर, आप लोग बताइए अभी पट्टचित्र किस चीज पर बनाई जाती है। और उड़ीसा की ये स्टाइल है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ओके। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र के अंदर में उगते हैं उनको क्या कहते हैं। अब देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का जो टीआरई की एग्जाम थी उसके अंदर में भी आया था, हेलोफाइट, मेसोफाइट, जेरोफाइट, हेलियोफाइट्स, ये क्वेश्चन पूछते हैं। हिंदी में तो इसका नाम इतना खतरनाक सा है कि आप लोग प्रोनाउंसिएट करते करते आप लोगों की जबान टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। लवण मृदोद्भिद, ठीक है, समोद्भिद, मरुद्भिद, आत्पोद्भिद, ठीक है, खतरनाक सा। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले यहाँ पर मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए हेलोफाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हेलोफाइट का मतलब होता है एक ऐसे पेड़ जो कि खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, खारे पानी के अंदर में, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव जंगल जो होते हैं उनकी खासियत यही है कि वो खारे पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है, सलाइन वाटर के अंदर में। तो हालोफाइट या हेलोफाइट जिसको आप लोग कहते हैं, लवण, इसके हिंदी में देखोगे आप लवण नाम ही उसके अंदर में, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मेसोफाइट जो होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर लगता है, ना कम ना ज्यादा। भाई अपन ना क्या है जो है गौतम बुद्ध के जो है उनके पद चिन्हों पर चल रहे ये, ठीक है, मध्य मार्ग, ना ज्यादा पानी चाहिए ना कम पानी चाहिए, आराम से थोड़ा थोड़ा मिल जाए, ठीक है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, वो वाला काम इनका। मेसोफाइट प्लांट्स जो कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, उनको मेसोफाइट कहते हैं आप लोग। समोद्भिद, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है आप लोगों का मेज या मक्का, क्लोवर आप लोगों की तितपतिया, घास होती है, गुलबहार है आप लोगों का, डेजी नाम के जो पेड़ फूल होते हैं वो सब, ये इस प्रकार के, तो ये आपके मेसोफाइट के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब आता है ज़ेरोफाइट मतलब कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, एकदम गरीबी में भी जी लेंगे वाला काम है, बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर है, बहुत लेस वाटर है, ठीक है, तो भी वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कैक्टस आप लोगों का हो जाए, पाइनएप्पल हो जाए, ये ऐसे पेड़ होते हैं जो आप लोगों की जनरली रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ज़ेरोफाइट जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ज़ेरोफाइट्स, तो ज़ेरोफाइट्स जनरली जो है रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं आप लोगों के, ज़ेरोफाइट्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है आपका। और हेलियोफाइट जो होते हैं इनको चाहिए होती है धूप, ठीक है, कतई जादू बन गए ये, ठीक है, और वो रोहित मेहरा के घर में आ गए, ठीक है, और बोले धूप चाहिए करके, बहुत सारी धूप उनको चार्जिंग होने के लिए। बेसिकली आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, उनको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करनी होती है और इसी वजह से उनको बहुत ब्राइट लाइट या फिर जो है धूप की सनलाइट की जरूरत होती है उनको, उसको हेलियोफाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, खारे जल के लिए हालोफाइट, लवण मृद्धि, और हेलियो और हालो में कंफ्यूज नहीं होना है। यह हालो का मतलब है आप लोगों का खारा पानी और हेलियो का मतलब है भाई सनलाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा सनलाइट, धूप चाहिए इनको, ठीक है। मेसोफाइट का मतलब मध्यम पानी चलेगा, ना ज़्यादा ना कम, मॉडरेट, और ज़ेरोफाइट में बहुत कम पानी भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का एक क्वेश्चन था आरआरबी ग्रुप डी के अंदर में पूछा गया, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, आगे में आप लोगों के किसी भी एग्जाम में आ सकता है। वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है, गोल कृमि का, चपटे कृमि का, फीता कृमि का या केचुए का। तो वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर में क्या होता है, एक डब्बे टाइप का इस प्रकार से है, आप उसमें जो भी कचरे वगैरह है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, आपके खेतों में से निकला है, घर में से निकला है, आप डालते जाते हो और उसमें डाल देते हो केचुए, ठीक है, केचुए जिसको अर्थवॉर्म कहा जाता है। तो अर्थवॉर्म को डाल दे तो अर्थवॉर्म उसको सड़ाते गला के पूरा मिक्सअप वगैरह कर देते हैं, वो खाद बन जाती है आपकी, इसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं आप लोग।
तो अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल, केचुओं का इस्तेमाल किया जाता है। केचुओं को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड केचुओं को। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, ज़ेरोफाइट्स कहाँ पर में उग सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग ज़ेरोफाइट के बारे में। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने ज़ेरोफाइट क्या होता है। ज़ीरो को याद रख सकते हो हम ज़ीरो से, ऐसा इस तरीके से, स्पेलिंग अलग है लेकिन याद रखने के लिए क्या जा रहा है, ज़ीरो मतलब बहुत कम, ज़ीरो के बराबर, ना के बराबर पानी रहा तब भी उग जाएगा पौधा, ज़ेरोफाइट, ठीक है। तो गर्म और ड्राई, सूखा जो इलाका होता है, गर्म और जो सूखा इलाका होता है रेगिस्तान टाइप का, वहां पर में उगता है। कैक्टी, पाइनएप्पल, ये सब इसके एग्जाम्पल है ज़ेरोफाइट के। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ज़ीरो मतलब कम पानी वाले क्षेत्र के अंदर में, गर्म और सूखे इलाके के अंदर में अच्छे से उग जाते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 600 से ज़्यादा आप लोगों ने लाइक कर दी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोगों का रिस्पांस देते रहिए जल्दी जल्दी से, जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहां जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा सकूँ। 31 दिसंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन, आप क्या करते हो, रात में साबुत मूंग या चने को जो है रात में पानी में भिगो कर रख देते हैं, ठीक है। 1-2 दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें अंकुरण होता है, ये इस तरीके से जो ये निकलती है ना, इसको अंकुरण कहते हैं, ठीक है, स्प्राउट्स, और ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो बेसिकली आपको बताना है ये जो ये स्प्राउट्स निकले हैं ये क्या चीज है, स्प्राउट्स है क्या चीज, जल्दी बता देंगे आप सभी लोग जी। तो आप लोगों के आंसर आ गए फ्रेंड्स, ये रूट्स है, ठीक है। वो जो चना या मूंग आप लोगों ने भिगा के रखा था ना, उसके रूट्स है ये। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साबुत चने या मूंग को आप लोग भिगा कर रखते हो और जो निकल जाते हैं, अंकुरण हो जाता है, उसको रूट्स, वो बेसिकली वो रूट्स निकल जाती है उसकी, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी भी अगर आप नेक्स्ट टाइम ये देखो तो ये समझ जाना वो उसकी रूट्स है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको खाया भी होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। कई सारे लोग उसमें मसाला वगैरह सुबह नहीं क्या, नमक मसाला वगैरह डाल के खाते हैं उसको, ठीक है, हेल्दी होता है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए। तो सी इज़ द आंसर, रूट्स होती है ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, तनु आयोडीन घोल या फिर आप लोगों का जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम तीखा वाला या फिर एकदम तीव्र आयोडीन नहीं, उसमें पानी वगैरह मिला हुआ रहेगा चलेगा, ठीक है। अगर आप उसको स्टार्च के ऊपर में डालते हो, स्टार्च का मतलब होता है हिंदी में मांड, ठीक है। तो स्टार्च या फिर मांड उसके ऊपर में अगर आप डालते हो तो कौन सा रंग प्राप्त होता है आप लोगों को, ठीक है, ब्लू ब्लैक, ब्लू वायलेट, ब्लू ऑरेंज, ब्लू ग्रीन, कौन सा कलर प्राप्त होगा। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड कि जब भी आप लोग इस प्रकार से किसी भी ऐसी वस्तु के ऊपर में डालोगे, 2 से 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे आप लोग, तो ब्लू ब्लैक कलर आप लोगों को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस आलू को देखिए, ठीक है, तो ये आलू का चालू बेटा है, ठीक है, इसके ऊपर में हमने 2 से 3 बूंद अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो क्या होगा, ये ब्लू ब्लैक कलर का, ठीक है, नीला काले कलर का हो जाएगा हल्का सा ये, ठीक है, हल्का नीले काले कलर का बन जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्च है, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ पता है कि हम जब खाना खाते हैं तो वो चावल जो हम लोग खाते हो ना, उसमें भी स्टार्च होता है, मांड होता है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर में। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो सलाइवा है वो क्या करती है, वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ओके। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन ये आप लोगों से बन सकता है कि जब हम खाने को चबाते हैं तो हमारी सलाइवा स्टार्च को किस चीज में कन्वर्ट कर देती है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो शर्करा में परिवर्तित हो जाती है, जो नॉर्मल शुगर होता है आप लोगों का जो ना उसके अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी उसको पचा सके, ठीक है, हमारी जो सलाइवा है, ठीक है, वो वर्क करती है। तो मतलब पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर में जाने से पहले ही। तो अगर आप लोगों ने 2 प्रकार के चावल लिए, एक में आपने ऐसी चावल पनावा लिया और एक में ऐसा चावल लिया जिसको आपने चबा लिया अच्छे से और फिर आपने निकाला उसको वापस से, दोनों में डालोगे तो दोनों में से कौन सा वाला जो है वो काला और नीले रंग दिखाएगा, बताइए, बिना चबाया वाला या चबाया वाला, आप बताओ कौन सा वाला जो है ब्लू ब्लैक कलर। क्योंकि ये ना केवीएस के एग्जाम के अंदर में ये एक्सपेरिमेंट के रूप में पूछा गया था आप लोगों का, ठीक है, ओके। बिल्कुल, तो जो आपका सादा होगा बिना चबाया वाला उसके ऊपर में होंगे, चबाया वाला करोगे तो उसके ऊपर में तो ब्लू ब्लैक होगा ही ना, वो तो आपके स्टार्च, आपकी बॉडी, आपके जो सलाइवा है उसने उसको स्टार्च रहने का दिया, ठीक है, उसने तो उसको कन्वर्ट कर दिया शुगर के अंदर में, अब तो स्टार्च रहा ही नहीं उसमें। तो स्टार्च को जांचने के लिए कि उसमें स्टार्च या मांड है या नहीं, ठीक है,
तब जो है हम आयोडीन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा उसके अंदर में, ठीक है। बिना चबाया हुआ जो रहता है ना उसके अंदर में आप डालोगे तो ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा, क्योंकि उसमें स्टार्च है। जो चबाया लिया है उसमें तो स्टार्च ही खत्म कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। आप भी एक मशीन की तरह हो, आपने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया शुगर में। देखिए फ्रेंड, जूट फाइबर जो होता है आप लोगों का, पटसन का रेशा, ठीक है, पटसन, हमारा भारत जो है फ्रेंड सबसे बड़ा उत्पादन करता है पटसन का। पटसन जो है बेसिकली ये बोरे वगैरह जो बनते हैं ना आप लोगों के, वो वही है, वो इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हो आप लोग, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा, ठीक है, गोल्डन फाइबर भी इसको कहते हैं। तो ये क्या है ये आपका, ठीक है, पेड़ का, किस पेड़ का, जो जूट का पौधा जो होता है उसके किस भाग से बनता है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए, आप मान लो ये पेड़ है, मैं एक जनरल पेड़ बना रहा हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए पेड़ है, तो ये जो चीज़ होती है ना ये वाला, इसको कहते हैं तना, ठीक है, स्टेम, स्टेम, तना या स्टेम। इस पे से इसको ऐसा खींच के जो है ना रेशे निकाले जाते हैं उसके, इस तरीके से उसके, उसका जो तना है उसमें से ऐसा खींच खींच के रेशे निकाले जाते हैं, और वही आप लोगों का जूट कहलाता है, या पटसन, या जूट फाइबर, या पटसन का रेशा कहलाता है, ठीक है। तो उसके स्टेम में से निकाला जाता है उसको, कोई ऐसा नहीं है कि ये उग रहा है या उसकी टहनियाँ हैं या जड़ें हैं, वो नहीं है, उसका स्टेम होता है, जो तना होता है ना उसमें से ऐसे रेशे निकाले जाते हैं इस प्रकार से, और फिर उससे बोरिया वगैरह बनती है आप लोगों की, ठीक है। ओके, चलिए, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। तो जूट फाइबर जो है वो आपका स्टेम से निकलता है, जूट का जो प्लांट होता है ना उसके स्टेम में से इसको निकाला जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का जिसका आंसर आप लोगों को दिख रहा था, तो मैं बेसिकली इसको जल्दी से छुपा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसको देख ना पाए और आंसर खुद से कर सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स, इनमें से कौन सा वाला जो है वो रूट्स का ग्रुप है, मतलब सभी के सभी जड़े हैं। आप बताइए जल्दी से, सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। बीट रूट, पोटैटो, जिंजर, ठीक है। तो जिंजर क्या रूट है आप लोगों का, आप लोग जो है फ्रेंड्स जिंजर को रूट समझते हो, एक्चुअल में वो क्या है आप लोगों का, स्टेम है, तना है। जो अभी स्टेम बताया ना मैंने आप लोगों को, स्टेम एक पेड़ का जो तना है जो होता है, जो उसको सहारा देता है वो, तो वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये बेसिकली एक स्टेम है या तना है ये, ठीक है। आप उसको रूट समझ लेते हो जिंजर को, अदरक को, तो जब भी अदरक वाली चाय पियो तो समझ जाना आपने कोई रूट या कोई जड़ नहीं खाई है, आपने जड़ों को नहीं डाला है, आपने तने को डाला है आपने अपनी चाय में। तो यहाँ पर में भी ये जिंजर जो है ये तना है आपका, ठीक है, स्टेम है। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि आपको तो रूट्स का बताना था, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स, दूसरा यहाँ पर जो है आप लोगों का पोटैटो है, टर्मरिक है आप लोगों का। तो ये पोटैटो, ठीक है, ये भी क्या है, पोटैटो हो जाए या स्वीट पोटैटो हो जाए एक ही बात है। ये क्या है आप लोगों का, या टर्मरिक की बात करूँ, हल्दी की, तो ये भी क्या है आप लोगों का, ये भी तना होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, तना है वो भी, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड तना जो जमीन के नीचे में रहता है। हल्दी वगैरह भी, वो भी रूट नहीं है। रूट में आता है कैरोट आप लोगों का, ठीक है, गाजर, बीट रूट, ठीक है, जो लाल लाल कलर का होता है ना, लाल लाल खून वगैरह बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है वो, ठीक है। और रेडिश आप लोगों का मूली, ये आप लोगों की जो है एक्चुअल में रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स है, ये रूट्स के ग्रुप है। अदरक क्या है, रूट है या फिर आपका स्टेम है, ये आप लोगों को बताना है, रूट है या स्टेम है। आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। सिया सौरभ जी बिल्कुल आपके आने उसमें होंगी, और बीपीएससी के लिए भी बिल्कुल ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जिंजर, ठीक है, टर्मरिक और स्वीट पोटैटो, ये क्या है आपके, स्टेम है, ये याद रखना है आप लोगों ने, तना है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है। आपका देखिए सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, ये आपके टीआरई में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए या पेपर 2 के बाद में भी और जो है जॉब वाली एग्जाम के लिए आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में। चलिए गुड, तो यहाँ पर मैं देखिए आप लोग कंटिन्यूअसली आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है आप लोगों का, पटसन, पटसन को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। भारत जो है वो पटसन का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। आप लोगों को बता दूं भारत के अंदर में जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ये सबसे बड़ा उत्पादन करता है भारत के अंदर में भी पटसन का, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रखिए आप सभी लोग। सी नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए भारत में सबसे ज्यादा एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस, या जिसको राइनो भी बोलते हो आप लोग शॉम, ठीक है, सिंपल भाषा में, ये कहाँ पर में पाया जाता है, गुजरात में, असम में, कर्नाटक में या केरल में, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल पीहू जी जल्दी बताइए यहाँ पर में। जी 600 से ज्यादा हो चुके, बिल्कुल यहाँ पर में किसने मुझे याद दिलाया है, मेरा
तो ध्यान नहीं था। स्वतंत्र द्विवेदी जी ने, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वतंत्र जी। ठीक है, 600 से ज्यादा, और मैं अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ टू बी स्पेसिफिक 671, ठीक है, लाइक्स हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोग कंटिन्यूअसली जो है फ्रेंड्स इस सेशन को आगे बढ़ाए जा रहे हो। 500 से ज्यादा लाइव भी हो गए हमारे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आसाम। ठीक है, आसाम के अंदर में एक सिंग वाला गेंडा सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहां पर में, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो हिस्टोरिकली ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये जो आप लोग थोड़ा सा शेडेड एरिया देख रहे हो, यहाँ पर में पाया जाता था पहले के ज़माने में हिस्टोरिकली। लेकिन आप लोगों ने गेंडे का इतना ज़्यादा शिकार किया है, इतना ज़्यादा आप लोगों ने मारा है गेंडे को, ठीक है, कि अब गेंडे जो है ना ये केवल ये इस इलाके में, ये इन छोटे छोटे इलाकों में ही रहते हैं, मिलते हैं आपको। ये छोटे छोटे से जो पैच आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर में, वो भी सबसे ज़्यादा काजीरंगा में आप लोगों को गेंडे मिलेंगे, छोटे छोटे इलाकों के अंदर में। सर मैंने कब मारा गेंडे को? अरे मैंने, आपने मारा मतलब हम लोगों ने मारा, और हमने मारा मतलब हमारे पूर्वजों ने मारा या शिकार किया उनका। यार लिटरली ले रहे हो, आपने मारा मतलब आपने, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपने मारा करके। ठीक है, आपने नहीं मारा, हम लोगों ने, इंसानों ने मारा बेसिकली। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका जल्दी से रिवीजन के तौर पर आप लोग बताएंगे कि भोजन में स्टार्च की उपस्थिति, स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मांड। ठीक है, मांड चावल वगैरह के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, आलू के अंदर में भी मिलेगा। तो परीक्षण करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे। DSSB जूनियर सेक्रेटरीट का है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कलर आप लोगों को मिलेगा, ये जल्दी से आप लोग मुझे बता देंगे, कौन सा कलर मिलता है? जिसको याद है जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे कमेंट में। 700 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। एक सिंह युक्त गेंडा का गृह राज्य कौन सा? लीजिए, बीपीएससी टीआरई का पीआईटी में क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि आपका सीटेट में पूछा था, वही क्वेश्चन आप लोगों का देखिए टीआरई में पूछ लिया। तो जो बच्चे ने अच्छे से मेरी क्लासेस देखी होंगी पिछले बार भी, वो बहुत आसानी से पेपर भी क्लियर कर गया होगा, उसकी जॉब तक भी लग गई होगी। तो ऐसे ही आप देखते रहिए आगे भी। एक सिंह युक्त गेंडे का जो गृह राज्य है आप लोगों का वो आसाम है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट द प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग इज। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मधुमक्खी, ठीक है, देखिए कितनी मेहनती बच्ची है ये। ठीक है, आप लोगों की तरह हनी लेकर जा रही है अपने घर पे, अपने छत्ते में। तो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय जो है फ्रेंड्स अक्टूबर से दिसंबर आपका माना जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्यों माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर जो है फ्रेंड्स ये इनका, ठीक है, अंडे देने का समय है। अब आप बोलोगे कि सर हम तो मधुमक्खी के अंडे खाते ही नहीं। अरे वे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मधुमक्खी के अंडे तुम नहीं खाते, लेकिन मधुमक्खी के अंडे देंगे तो और मधुमक्खियां आएंगी ना, और मधुमक्खियां आएंगी तो और मधुमक्खियां जो है वो और ज्यादा शहद लेकर आएंगी, और वो तुम वो शहद को फिर निकाल के तुम बेच सकते हो, खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुमको करना है। हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, एक ही रानी मधुमक्खी होंगी हर छत्ते में। ठीक है, हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, बाकी सब क्या होते हैं? वर्कर बीज होती है, सब मजदूर होते हैं। सिर्फ एक रानी मधुमक्खी, बाकी सारे के सारे मजदूर, और वो भी जो फीमेल है वो, ठीक है, जो मेल मधुमक्खियाँ होते हैं ना, मतलब मेल जो हनी बीज होते हैं, वो हमारे इंडिया में नहीं, कहीं कहीं पे गांव वगैरह के अंदर में वो कुछ लोग रहते हैं, पी के टुन्न रहते हैं बेचारी, उनकी पत्नियां जो है वो कमाने के लिए खेत में जाती है, अपने बच्चों को पालती है, वैसा वाला काम है इधर में। ये हनी बेचारी देखिए, ये देखो, मतलब आंखों में नमी है और चेहरे पे मुस्कान, लेकिन कितना दर्द है। बेचारे का पति जो है घर पे बैठा हुआ, टुन्न बैठा हुआ होगा, काम धंधा नहीं कर रहा कुछ भी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ज्यादातर वर्कर बीज जो होती है वो फीमेल बीज होती है। ठीक है, मेल बीज जो होते हैं उनका वर्कर के रूप में कोई ऐसा कोई काम नहीं होता है खास। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़के लोग सारे आलसी होते हैं, मैं भी वो लड़का। ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए, जो वर्कर बीज होती है आप लोगों की, और वर्कर बीज में भी आप लोगों का मेल जो होते हैं, मेल बीज जो होते हैं उनका ऐसा कोई स्पेशल रोल नहीं होता वर्कर के रूप में। ठीक है, वो खाली पीली बैठे रहते, कुछ नहीं करते। ठीक है, नाम खराब कर दिया हम लड़कों का इन लोगों ने, मतलब मेल बीज वालों ने। क्या सोच रही होंगी अभी यहाँ की लड़कियाँ? ठीक है, यहाँ पर मेरे को कितनी सारी लड़कियाँ यहाँ पर में, वो नूतन है, माधुरी है, स्वतंत्रता है, पीहू है, गायत्री है, क्या सोच रही होंगी हम लड़कों के बारे में? हनी बीज जो है फ्रेंड्स की लीची फ्लावर की तरफ में अट्रैक्ट होती है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, लीची फ्लावर के बारे में, जी हाँ, हाँ वो बिल्कुल पीहू जी, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं किए वाला काम है इन लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है? 3 जनवरी 2022 का है। ठीक है, इशू कंसर्न्स ऑफ साइंस, सोशल साइंस, कंसेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इश्यूज कंसर्न्स ऑफ सोशल साइंसेस,
इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा करते हैं हम लोग, ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन करते समय का ही ये एक भाग है आपका बेसिकली। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन जो है ना आप लोगों का, ठीक है, इसमें आप लोग साइंस भी पढ़ते हो और जो सोशल साइंस है वो भी आप लोग पढ़ते हो। वैसे देखा जाए तो आप लोगों का जो इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसमें साइंस भी आपका समाया हुआ है। साइंस के भी बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ते हो। सोशल साइंस मतलब जो सोशल इश्यूज है और जो बेसिक मुद्दे हैं उनको भी आप यहाँ पर में स्टडी करते हो, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है। और इन्वायरमेंटल एजुकेशन वो तो पढ़ते ही पढ़ते हो आप लोग इसके अंदर में, पर्यावरण अध्ययन के अंदर में, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। उससे इन तीनों से मिलकर बनता है इन्वायरमेंटल स्टडीज आपका। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या क्या इंक्लूडेड है, साइंस और सोशल साइंस दोनों इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का एजुकेशन, ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन, यही आप लोगों का इन्वायरमेंटल स्टडीज बनाता है। ठीक है, ये मिलकर इन्वायरमेंटल स्टडीज बनाता है आप लोगों का। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। अब देखो छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, ठीक है, तो लेक्चर मेथड जाओ उनके सामने मस्त बैठी, ठीक है, हाँ जी, देखो ईवीएस के अंदर में आप लोग ये पढ़ोगे, आज ये क्वेश्चन कराऊंगा, कल वो क्वेश्चन कराऊंगा, परसों वो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तुम लोग रट लेना उसको। ठीक है, व्याख्यान मेथड दे दो, बस लेक्चर देते जाओ। ठीक है, ऐसा चलेगा क्या? छोटे छोटे बच्चे वो बेचारे सो जाएंगे, वो सोच रहा होगा यहाँ पर मैं शिनचैन के बारे में, ठीक है, और कोई नोबिता के बारे में सोच रहा है, और कोई बेबलेट के बारे में सोच रहा है यहाँ पर में, कोई ऑगी एंड द कॉकरोचेस के बारे में सोच रहा है। तुम लेक्चर मेथड दोगे तो कैसा चलेगा यहाँ पर में। ठीक है, चॉक एंड टॉक मेथड, बस लो चॉक, ठीक है, और पढ़ाते जाओ यहाँ पर में। ठीक है, क्या मेथड जो है सही होगा आप लोगों का? जग एंड मग अप्रोच का मतलब क्या होता है? जग एंड मग अप्रोच का मतलब होता है कि बस बच्चों को जो है रट्टाफिकेशन करा दो आप उसको। ठीक है, तो ये भी गलत है। एक्चुअली इंक्वायरी बेस्ड के अंदर में आप बच्चों से पूछो, और रामलाल, ठीक है, क्या खाना खाया तुमने? वैसे पता नहीं आज किसके बच्चे, कौन अपने बच्चों का नाम रामलाल रखता हो, कोई रखता है कि किसी का है क्या? आप लोगों ने देखा कि आसपास में रामलाल, श्यामलाल, ठीक है, चमेली बाई, ऐसा किसी ने नाम रखा नहीं अपने बच्चों का, आप रखते नहीं। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी मान लो, और रामलाल, ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने आज क्या खाने में भेजा तुमको? ठीक है, वो बोलेगा बैगन का भरता। तो बैगन का भरता कहाँ खाया जाता है? फिर आपने बच्चों को इंक्वायरी के अंदर में पूछा, बच्चे भी सोचेंगे अरे वाह, बैगन का भरता कहाँ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों की इंक्वायरी बेस्ड मेथड, इंक्वायरी मेथड। तो इंक्वायरी मेथड जो है आप लोगों का, ठीक है, ये सबसे बेस्ट होती है छोटे बच्चों के अंदर में। ठीक है, आप उनसे सवाल जवाब पूछो, उनसे बातचीत करो आप लोग, वो बराबर से आपको वो पढ़ते रहेंगे यहाँ पर में। ठीक है, तो सुमन तिवारी जी, मैं आपको बता दूं कि आप एक बार जो है ना, अगर आपका वो गलत आया है एस्टेट के जो आपने एप्लीकेशन डाला है उसके अंदर में, तो आप प्लीज़ एक बार जो बी एस्टेट है उसको मेल कर दीजिए ज़रूर आप। ठीक है, ओके, चलिए एक बार ऑन अ सेफर साइड आप डाल के रख दीजिए मेल। आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक्स है आपकी, ठीक है, वो उसमें से उसके बारे में सबसे उपयुक्त क्या है? लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन थ्रू द कंटेंट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दो और बच्चों को जो है ना यहाँ पर मैं बोलो कि भाई तुम रट्टा मारते रहो। स्टीरियोटाइप और बायस एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी, उसके ऊपर में ध्यान दिया गया है, जो समाज में रूढ़िवादिता है, पूर्वाग्रह है, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कॉन्शियस एफर्ट है, डिस्करेज रूट लर्निंग, मतलब यहाँ पर में रटने को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। टेक्स्ट बुक इज द ओनली टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू बी यूज्ड। भाई ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है कि भाई बस बुक में से पढ़ाओ बच्चों को पढ़ाते समय उनको जो है कई बार आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे वो, जब आप उनको सोसाइटी के बारे में बता रहे हो। सोसाइटी मतलब गोकुलधाम सोसाइटी नहीं, समाज के बारे में जब आप बता रहे हो उनको। ठीक है, तो ये आप लोगों का गलत है, ये आप लोगों का गलत है। ठीक है, तो आपका बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा इसमें से कि जब जो टेक्स्ट बुक्स है वो क्या कर रही है अभी की जो फिलहाल में जो आप लोगों की बुक्स है, ठीक है, ये जो रूट लर्निंग है ना, ठीक है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उसको खत्म करने की, तो कॉन्शियस एफर्ट दिया जा रहा है डिस्करेज करने के लिए, रूट लर्निंग को, जो रट्टाफिकेशन होता है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इन्वायरमेंटल पर्यावरण अध्ययन जो है उसके बारे में आपको बताना है ये कैसा विषय है। तो इन्वायरमेंट जो है आपका इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी है, डिसिप्लिनरी है, कैसा है? देखिए फ्रेंड्स, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसके अंदर में आप साइंस भी पढ़ते हो, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस भी पढ़ते हो आप लोग इसके अंदर में। ठीक है, इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है वो भी आप लोग इसके अंदर में पढ़ते हो। ये जो चीज़ें हैं जिसके अंदर में आप सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मिलाकर पढ़ते हो, इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत अप्रोच कहा जाता है। साइंस को आप
जब पढ़ा रहे हो बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो उसको उनके समाज में से ही कोई एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हो उनको, तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाता है। तो पर्यावरण अध्ययन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, एकीकृत अप्रोच है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था इनको, क्या किया था इन्होंने? तो रोनाल्ड रोज जो है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1902 के अंदर में। कौन से क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर में 3 क्वेश्चन तो वही के वही एग्जाम के आपके हो गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है, ठीक है, ये पता लगाया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। ठीक है, ये इन्होंने पता लगाया था। तो मलेरिया मच्छरों से फैलता है, ये पता लगाने वाले व्यक्ति थे रोनाल्ड रोज। इसी वजह से इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, और ये काम उन्होंने भारत में रहते हुए किया था। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, भारत में थे उस समय में वो। तो उन्होंने ये पता लगाया था। ठीक है, ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर थे उस समय में, भारत में रह रहे थे। भारत में कई सारे लोगों को जो है उन्होंने पैसे दिए थे मच्छरों से कटवाने के। कोई है कि यहाँ पर खाली बिली इंसान, मतलब अगर मान लो कोई ऑफर उफर आया तो आप लोगों का रेफरेंस दे सकते हैं अपन। ठीक है, उस समय में पैसे देते थे मच्छरों से कटवाने के लोगों को, कि भाई देखो यार मैं शोध कर रहा हूँ, ठीक है, तुम आओ, ठीक है, पैसे दूंगा। ठीक है, उनको इस तरीके से वहाँ रखते थे जहाँ मच्छर, फिर उनकी जाँच करते थे, उनके खून की जाँच करते थे, मच्छरों को थोड़ा सा, मच्छरों को चीर फाड़ करके थोड़ा सा उनको स्वीट वगैरह टोच कर उनका हल्का सा एक कतरा जो लेकर नहीं क्या, फिर उसकी जांच करते थे। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से उस प्रकार का घर चुने जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश गांव के लोगों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऐसा घर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर में बनाया जाना चाहिए। इसको जल्दी जल्दी से बताइए। और जितने भी लोग जो है फ्रेंड्स, ठीक है सर, बिना पैसे के भी मच्छर काट लेते हैं। हाँ, ये बात भी सही है यार आशु सिंह जी, ये तो बहुत गलत बात है। तो फिर आपको मच्छरों के ऊपर में केस करना चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, आपका खून का शोषण हो रहा है, उसके अलावा आर्थिक शोषण भी हो रहा है, आपका पैसों का इतना नुकसान। ठीक है, मतलब पैसे देके कटवाए तो वही बात भी है। आजकल तो मच्छरों को भगाने के लिए आपको मोर्टिन खरीद के लानी पड़ती है, उल्टा पैसे देने पड़ते हैं। तो भारी वर्षा वाला अगर क्षेत्र है आप लोगों का, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? ठीक है, आपको जो है फ्रेंड्स सपाट लकड़ी के छतों वाले बांस के घर बनाने पड़ेंगे, पत्थर या लकड़ी से बने घर बनाने पड़ेंगे, ढलानदार छतों वाले सिल्ट पर बने घर बनाने पड़ेंगे, या मिट्टी और फूस के घर, कटीली झाड़ियों से बनी ढलानदार छतें बनानी पड़ेंगी। भारी वर्षा होने वाली है, ठीक है, भारी वर्षा। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे आप लोग? ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स, घर जो है आपके वो आप बनाओगे स्लोपिंग रूफ के। स्लोपिंग रूफ मतलब इस तरीके से, भारी वर्षा होती है तो वो छत के ऊपर में पानी जो है वो जमा ना हो जाए, इस तरीके से ऐसे घर बनाओगे ताकि पानी जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ में आ जाए आप लोगों का। ठीक है, तो स्टिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ, ढलानदार छतों वाले स्टिल्ट पर बने घर जो होते हैं ना आप लोगों के, ये आप लोगों के बेसिकली इसके काम आते हैं। ये इस तरीके से देखिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा ऊंचाई के ऊपर में होते हैं और उनकी जो छतें होती है वो ढलानदार होती है, ढलान वाली। ठीक है, ढलान वाली छतें होती है जनरली जो है फ्रेंड्स। अगर आप लोग आसाम के क्षेत्र में जाओगे तो जो है बांस के खंभों पर इनको बनाया जाता है 10 से 12 फुट ऊंचाई पर, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई के ऊपर में। और इनकी जो छत होती है ना वो ढलान वाली होती है, ऐसी ढलान वाली छत होती है ताकि बारिश जो आए तो बारिश का पानी ऐसा टुप 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 नीचे गिर जाए। ठीक है, नीचे की तरफ में। तो ये आप लोगों ने याद रखना। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि कहाँ पर में किस प्रकार के घर बनते हैं। जैसे अगर राजस्थान की बात करूँ तो मिट्टी के बने घर होते हैं आपके। ठीक है, दीवारें काफ़ी मोटी होती है, दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ाया जाता है और घरों के छत पर कटीली झाड़ियाँ डाल दी जाती है। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम, इस पर मिल जाएंगी आप लोगों को। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों को टीचिंग परीक्षा का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। सिंपली जितने भी लोग टीचिंग इंस्टाग्राम पर है वो टीचिंग परीक्षा सर्च कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पर में भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है अब मिलने लगेंगी। ये पूरा का पूरा जो है ना आप लोगों का, ये मैं आपको टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो डोंट वरी, आप वहाँ से एक बार पढ़ सकते हो, उस पर क्वेश्चन भी डलवा देंगे आपके लिए ना। फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार करें। राजस्थान जो है विलेजर्स वो मिट्टी के घर बनाते हैं और छतों पर कटीली झाड़ियाँ डाल देते हैं। सही बात है, अभी आपको बताया मैंने। देखिए राजस्थान के अंदर में जो है वो मिट्टी के घर बने हुए होते हैं और जो छत होती है उसके ऊपर में थोरनी बुशेस डाल देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर में दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। मनाली के अंदर में, हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो घर है आपके वो बम्बू पिलर्स के बने हुए होते हैं, बाम्बू के पिलर्स के बने हुए घर होते हैं मनाली के अंदर में, ये बोल रहा है ये। तो क्या ये बात सही है आप लोगों की? मनाली के अंदर में जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो है इसके बने हुए होते हैं क्या घर? आप बताइए जल्दी से।
ठीक है। लेह, उसमें 2 फ्लोर के घर होते हैं, ठीक है, पत्थरों से बने हुए। और जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है, मतलब सबसे नीचे वाला घर जो होता है, फ्लोर होता है, उसमें एनिमल्स रखते हैं और बाकी जो ज़रूरी सामान है वो रख देते हैं। मतलब 2 फ्लोर का घर होता है इस प्रकार से आप लोगों का, ऐसा, ठीक है। जो ग्राउंड फ्लोर है आप लोगों का, ठीक है, उसके अंदर में जानवर रखे हुए होते हैं। जानवरों के लिए खिड़की वगैरह बनाए दी जाती है। जानवर जो है खिड़की से बाहर जाके देखते रहते होंगे, कौन आ रही भाई, अरे ठीक है, सामने वाली बकरी कहाँ चली गई यार, ठीक है, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रही, इनके घर मेहमान भी आए थे 3 दिन पहले, ठीक है, पता नहीं कहाँ चली गई, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स बेसिकली आप लोगों को याद रखना है कि लद्दाख जो होता है आप लोगों का, लद्दाख वाला इलाका जहाँ पर में पत्थरों से घर बने हुए होते हैं, 2 फ्लोर के होते हैं घर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर जो है आप लोगों का, उनके ऊपर में ये जो बकरियाँ तो देख रहे हैं, तो कोई विंडो वगैरह नहीं होती ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें एनिमल्स और बाकी जानवर वगैरह रखे जाते हैं और ज़रूरी सामान रखा जाता है आपका। और जो लोग हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। छतों के ऊपर में सामान अचार वगैरह सुखाते रहते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का पहला वाला सही है, सी वाला सही है, बी वाला गलत है, क्योंकि ये जो बाम्बू पिलर वाले घर है ना, ये आसाम के अंदर में बनते हैं, आसाम में, ना कि मनाली में। तो बी जहाँ जहाँ दिया है काट दो, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी सही है यहाँ पर में। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के अंदर में मनाली में पत्थर या लकड़ी के बने हुए घर होते हैं, छतें तिरछी होती है। वही अगर मैं आप लोगों से बात करूँ आसाम वाली, तो आसाम के अंदर में बाम्बू से बने हुए घर होते हैं, बताया था ना थोड़ी देर पहले आपको। अब देखिए, चांगपा एक जनजाति है, ठीक है, आदिवासी लोग पहाड़ों पर रहते हैं। ये शंकु आकार के टेंटों का उपयोग करते हैं, ये इस तरीके से शंकु आकार जो होता है ना आप लोगों का, कोन शेप वाले घर, उसका उपयोग करते हैं ये, ठीक है, जिसको आप लोग रेबो के नाम से भी जानते हो। इनके घर को रेबो कहा जाता है। आपको बताना है ये रेबो का जो डिज़ाइन है उसके बारे में कौन सा वाला बात सही है। ये करीब 1000 से भी ज़्यादा समय से पुराना डिज़ाइन है, 800 साल पुराना डिज़ाइन है, 100 साल पुराना डिज़ाइन है। ये अभी अभी उन लोगों ने आर्किटेक्ट से बनवाया है कुछ साल पहले। बताइए जल्दी से। ओके, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना इनका डिज़ाइन है और अभी भी वैसे ही रहते हैं यहाँ पर में ये लोग, इसी प्रकार के घर पे। तो चांगपा एक नोमैडिक ट्राइब है, जनजाति है, लद्दाख में पाई जाती है। 5000 साल से जो है लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में मतलब 5000 के करीब यहाँ पर में लोग रहते हैं और 1000 साल से भी ज़्यादा समय से इनका जो घर का डिज़ाइन है ऐसा का वैसा ही है, ठीक है। रेबो कहा जाता है उनके घरों को, उनके जो तंबू या घर होते हैं ना, ठीक है, कोनिकल शेप के, उसको क्या कहते हो आप लोग, रेबो कहते हो, रेबो। तो रेबो किसके घर है, कौन से जनजाति के लोगों के घरों को कहा जाता है, चांगपा जनजाति के लोगों के घरों को। रेबो नाम के घर कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, लद्दाख के अंदर में, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा मुंबई से चंडीगढ़, भारत का एक जो केंद्र शासित प्रदेश है, जाना चाहता है सबसे छोटे मार्ग से, ठीक है, सबसे छोटे मार्ग से जाना चाहता है, तो कहा, तो वह राज्य जहाँ ट्रेन आने की संभावना नहीं है, कहाँ पर में जाएगा। अब देखो, मुंबई ना यहाँ पर में है आप लोगों का, ये मुंबई है, ठीक है, और चंडीगढ़ है ये आप लोगों का, ठीक है। सबसे छोटा रास्ता अगर आप लोगों को बनाना भी है तो आप कोशिश करोगे भाई कि सीधा सीधा ही हो जाए, वही सबसे छोटा रास्ता बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा आपका छोटे से छोटा रास्ता बनाना भी है अगर आप लोगों ने, तो आप देखो यहाँ पर मैं जो है राजस्थान से जाओगे ही जाओगे आप, राजस्थान आपको जाना ही पड़ेगा, ये है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से आप जाओगे, बड़ा थोड़ा कर लेते हैं इसको अपन, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से इस तरीके से आप जा रहे हो, ठीक है, ये चंडीगढ़, आप यहाँ चले गए, तो ये राजस्थान है, राजस्थान जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा घूम के जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हरियाणा है, हरियाणा भी जाना पड़ेगा, और आप जो है फ्रेंड चंडीगढ़ खुद पंजाब में, तो पंजाब को भी आपको टच करना पड़ेगा, पंजाब को, ठीक है। तो हरियाणा भी जाओगे, राजस्थान भी जाओगे, ठीक है, महाराष्ट्र भी जाओगे आप, ठीक है। आप कहाँ नहीं जाओगे, आप गुजरात नहीं जाओगे, ठीक है, गुजरात को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, गुजरात को आप अवॉइड कर सकते हो इस प्रकार से सीधा रास्ता लेकर आप लोग, ठीक है, गुजरात को अवॉइड कर सकते हो। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा खतरनाक सा क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जामिनर ने, ठीक है, कि महाराष्ट्र से आपको पंजाब, यहाँ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, तो पंजाब और हरियाणा तो जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। वहाँ जाओगे आप, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश भी जाना ही पड़ेगा आप लोगों को, महाराष्ट्र में तो मुंबई ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ तक पहुँचोगे, गुजरात को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए फ्रेंड्स। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक तेजी से घुमा लेता है,
जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करती है। ठीक है, आप लोग पता नहीं यार, हम लोग नहीं कर पाते कान को इधर उधर। ठीक है, हम लोगों को तो इधर देखना ही पड़ता है। यहाँ पर में किसी की आवाज़ है, यहाँ पर में अजीब सुनते हो आप लोग, इधर देख तो कहाँ है मैडम, कहाँ से आवाज़ आ रही है उसकी। ठीक है, आप कान घुमा के इकट्ठा नहीं कर सकते ना उसकी आवाज़ को। तो कौन है जो अपनी आवाज़ कान को ही घुमा के आवाज़ इकट्ठा कर लेता है? बढ़िया है, टेंशन ही नहीं उसको। ठीक है, तो टाइगर जो होता है ना फ्रेंड्स, उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा शार्प होती है बाघ की। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो है ना, बहुत एकदम बहुत छोटी से छोटी आवाज़ भी जो होती है, विस्परिंग की जो आवाज़ होती है, वो भी सुन लेता है वो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर में आप लोग देखिए, सेंस ऑफ हियरिंग बहुत ज़्यादा शार्प होती है। वो आपका घास, हवा चलने की आवाज़ को और किसी के घास में रेंगने की आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकता है दूर से ही। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि जो बाघ है एक बार में 40 किलो तक का मांस खा सकता है एक बार में। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों से। और इंसानों की तुलना में कितना देख सकता है? 6 गुना अधिक देख सकता है ये। ठीक है, तो इंसानों की तुलना में कितनी गुना देख सकता है बाघ? ये अपने आप में क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आप लोग, कितना गुना देख सकता है आप लोग? ठीक है, ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का होगा, ठीक है, 6 गुना दूर तक देख सकता है यहाँ पर में। 40 किलो मीट एक टाइम में खा लेता है। ठीक है, और बाघ की जो मूछें होते हैं वो बहुत संवेदनशील होती है, हवा में हलचल या कंपन को महसूस कर सकती है, और बाघों को अंधेरे में चलने और उसका शिकार खोजने में भी मदद करती है बेसिकली। ठीक है, उसकी जो मूछें होती है वो। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग, उल्लू, ठीक है, रेशम का कीट, बाज और स्लॉथ, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और जोड़ियां मिलाना है आप लोगों ने। ये आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इस तरह से जो डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है, जो बुक है, ठीक है, उसमें मैं करीब 3 घंटे की क्लास लूँ, ठीक है, और उसमें पूरा करवा दूँ आप लोगों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स वो लाइव ओनली क्लास रहेंगी। जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं वो क्लास लूँ आपके लिए, बहुत बड़ी सी एक पुस्तक है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप लोगों ने उस पुस्तक को कर लिया तो उसके बाहर जो है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के इंडिया से रिलेटेड, उससे बाहर तो क्वेश्चन बनते नहीं। और वो ऑथेंटिक बुक है आप लोगों की, उसको रेफर किया जा सकता है कभी भी। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसके लिए, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन बना दूंगा आप लोगों के लिए पूरे। तो उल्लू, रेशम का कीट, ईगल, स्लॉथ। स्लॉथ जो है फ्रेंड्स ये क्या करता है? ओके, सोया रहता है, 17 घंटे सोया रहता है। ठीक है, ऐसा उल्टा लटका हुआ सोया हुआ है भाई, बस आराम से उठेंगे करके भी है ना, सीटेट को टाइम एस्टेट को। ठीक है, तो बाद में उठेंगे। तो स्लॉथ जो है वो सोया रहता है, 17 घंटे सोया रहता है। ठीक है, लटका हुआ सोया रहता है। तो डी की जोड़ी बनेगी 2 के साथ। ठीक है, तो आंसर ये नहीं हो सकता आपका। चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। ठीक है, तो चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव में शिल्पा शेट्टी। ठीक है, तो बाज की नज़र, ठीक है, तो आप लोगों का 4 टाइम्स, मतलब हमसे 4 गुना तेज देख सकती है चीते की चाल, बाज की नज़र। ठीक है, तो बाज की नज़र ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ एक जानवर है, बड़ा क्यूट सा दिखता है। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा स्लॉथ थोड़ी देर में। ओके, तो स्लॉथ जो है ना एक जानवर है, ठीक है, जो आलसी है बहुत ज़्यादा। ईगल 4 गुना, बाज जो है 4 गुना देख सकता है। ठीक है, हाँ, उसको एग्जाम की टेंशन नहीं होती। रेशम का कीड़ा जो है फ्रेंड्स ये क्या करता है? अपनी फीमेल को जो है वो कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है, सूंघ लेता है। तो करेगा क्या? तो जा तो सकता नहीं इतने किलोमीटर दूर तक। ठीक है, सिल्क वॉर्म इत्तू सा तो तू होता है। ठीक है, रेशम का कीड़ा कितना बड़ा होता है? क्या इतना बड़ा होता है क्या? इत्तू सा तो है वो। ठीक है, तो जाएगा उतने देर के अंदर में किसी और का टीआरई क्लियर हो जाएगा, किसी और का बीपीएससी क्लियर हो जाएगा, उसका सीटेट क्लियर हो जाएगा, वो लेकर चले जाएगा उसको। ठीक है, तो पहुंचे तक वहां पर में जो पास में रहेगा दूसरा वाला सिल्क वॉर्म, उसका सीटेट क्लियर हो जाएगा, वो लेके चले जाएंगे यहाँ पर उसको। ठीक है, तो क्या फायदा दे रहा है? तो वो क्या करता है सिल्क वॉर्म, फिर भी चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को जो है वो सूंघ लेता है वहां से कि भाई कितने दूर है यहाँ पर में। बिल्कुल स्वतंत्रता द्विवेदी जी, बिल्कुल। ओके, और उल्लू जो है, ठीक है, ये क्या करता है? बर्ड्स हैविंग आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, जिसकी आंखें सामने की ओर होती है। ओके, सामने की ओर आंखें होती है, हमारी भी सामने की ओर होती है यार। ठीक है, हम उल्लू है क्या अपन सब लोग? ठीक है, कोई बात नहीं। तो उल्लू की आंखें सामने की ओर होती है। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, जो उल्लू होता है ना, ठीक है, वो बेचारा अपनी आंखें जो है, उसकी आंखें ऐसी गोल गोल ऐसे नहीं घूमती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं देखो, अभी किसी ने बुलाया, ऐसे खड़ा है आप, ठीक है, यहाँ पर में, और किसी ने आपको देखा, आप ऐसे खड़े हुए और उधर देख रहे हो, अरे यार समोसे खत्म हो रहे हैं,
जल्दी से ये लोग उड़ भी नहीं रहे, समोसे खत्म हो जाएंगे। अब मतलब आप सामने देख रहे हो लेकिन नजर तिरछी है खाने के ऊपर में आपकी। बेचारा उल्लू ऐसा नहीं कर सकता, उसको ऐसा मुड़ के ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी जो है ना जो नेक है वो ऐसे घुमा सकता है पूरा, बहुत इसमें, ठीक है, लगभग 360 डिग्री लगभग जो है वो आप लोगों को घुमा लेता है, और बहुत आसानी से 270 डिग्री तक, ठीक है। तो इसकी आंखें जो है फिक्स होती है, सॉकेट में फिक्स होती है उसकी आंखें, ऐसे घूम नहीं सकती उसकी आंखें, इधर उधर नहीं जा सकती, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, वो देख नहीं सकता। अगर यहाँ पर मैं मान लो शादी में गया उल्लू और कोई एक बहुत प्यारी सी उल्ली दिख रही है तो वो देख नहीं सकता उसको तिरछी, ठीक है, तिरछी नज़रों से, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो उल्लू की आंखें सामने की ओर होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। रेशम का कीट अपनी मादा को बहुत दूर से सूंघ लेता है, ठीक है, कई किलोमीटर दूर से है, तो वैसे बेचारा छोटा सा जा तो सकता नहीं। बाज जो है 4 गुना दूरी से देखने वाला पक्षी है, और दिन के लगभग 17 घंटे उल्टा लटक कर सोने वाला तुम्हारा भाई स्लॉथ, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बनियन का ट्री, ठीक है, बनियन बरगद का पेड़, ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, 800 के करीब आप लोगों ने लाइक्स कर दिए सेशन को, जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। और जिन लोगों ने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, जितने भी बच्चे हैं, जो भी ईवीएस के बच्चे हैं, उन सभी लोगों को आज, ठीक है, मेरी जो बुक है ईवीएस की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में अवेलेबल करवा दी जाएंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग पढ़ सकते हो। तो जितने भी बच्चे हैं टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में आप लोग ज़रूर आइए, और जो फ्री कंटेंट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर में सीटेट ईवीएस ई बुक बाय दानिश सर, ठीक है, वो डाल दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से उसको पढ़ सकते हो अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बनियन का ट्री होता है, ठीक है, ये इस प्रकार का, ये हैंगिंग ब्रांचेस होती है, लुक लाइक हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ द ट्री बट आर एक्चुअल इट्स रूट। ये जो ब्रांचेस है ना, ऐसा लगता है कि वो ब्रांच है, बट एक्चुअल में वो उसकी जड़ें होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ में आती है इसको सहारा देने के लिए। द लेंथ ऑफ द रूट इज अबाउट 30 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब अगर ये x इसकी हाइट है तो इसकी जो जड़ें होती है नीचे में वो 30x के बराबर होती है, ऐसा ये बोल रहा है, ओके। तो क्या ये सही है आप लोगों का? इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, रूट्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री लाइक पिलर। जो ये रूट्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो ए सही है और सी भी सही है, ठीक है। हैंगिंग ब्रांचेस ग्रो एंड रीच डीप अंडर द ग्राउंड। लटकती जड़ें जो है बढ़ती जाती है और ज़मीन के अंदर चली जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। वो क्या करती है, ज़मीन के अंदर में चली जाती है आप लोगों की ये जो जड़ें होती है वो, है ना। तो ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए, सी और ई सही है। तो आंसर दिया ऑप्शन नंबर ई, ए के अंदर में। जड़ों की लंबाई 30 गुना होती है। वो बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं पता है? डेजर्ट ओक की, जो आपका जो है ना रेगिस्तानी इलाकों के अंदर में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर में पाया जाता है, जो डेजर्ट ओक, उसकी बात हो रही है। तो जड़ें 30 गुना लंबाई 30 गुना अधिक गहराई तक जाती है, उसकी लेंथ उसकी हाइट के मुकाबले में 30 गुना चली जाती है। वो कौन सा वाला पेड़ है? वो डेजर्ट ओक है आप लोगों का, रेगिस्तानी ओक कहते हैं उसको, ठीक है। डेजर्ट ओक कहा जाता है उसको, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो ये स्टेटमेंट इसी वजह से गलत है, बी वाला। वो रेगिस्तानी ओक के बारे में बात हो रही है, जहाँ बी है काटो, ठीक है। डी, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, नहीं, वो बेसिकली मेन काम उसका वो नहीं है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आप लोग, ये बनियन ट्री है, ये जो लटक रही है ना, तो ये लटक रही है बेसिकली उसकी टहनियाँ नहीं है, ये उसकी जड़ें है। इसका जो समय काल होता है करीब 200 साल का होता है, 200 साल तक जिंदा रह सकता है बनियन का ट्री, ठीक है। बरगद का पेड़ आपका, पुराने बरगद के पेड़ की लटकती शाखाएं जो है वो पेड़ों की एक्चुअली जड़ें होती है, वो उसको सहारा देती है, ओके। तो खंबे की तरह होती है जो पेड़ को मजबूत सहारा देती है। और जो 30 गुना गहराई में जाने वाली जो बात है ना आप लोगों की, बेसिकली वो बात आप लोगों की है रेगिस्तानी ओक की, ठीक है। रेगिस्तानी ओक के बारे में वो कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा है? परजीवी पौधा, ठीक है, परजीवी बताइए। सोनम कुमारी जी, बिल्कुल ये टीआरई के अंदर में भी काम आएगा आपको। सेकंड पेपर के अंदर में नहीं आती है इट्स विधि जी, ये आपको पेपर 1 के अंदर में आएगा, लेकिन ये आपको आगे वाली जो जॉब वाली एग्जाम है उसके अंदर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जी। अब देखिए यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा है? तो पीपल, कैस्कूटा, ग्रेप्स, मनी प्लांट। तो फ्रेंड्स अमरबेल, कैस्कूटा जो होता है ना आप लोगों का, इसके अंदर में वो जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए आप लोगों का क्लोरोफिल इसके अंदर में होता ही नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, हरे पौधों के अंदर में पाई जाती है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है।
अमर बेल जो होती है, जिसको कस्कुटा आप लोग कहते हो, इसके अंदर में जो है ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल होता ही नहीं। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो है वो जो सूरज से आने वाली जो धूप है, जो उसकी सोलर एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन क्लोरोफिल के अब्सेंस में कस्कुटा जो है वो आप लोगों का यहाँ पर में वो खुद से खाना बनाने वाला, ठीक है, वो नहीं बन पा रहा है यहाँ पर में, ठीक है। तो ये क्या बन गया आप लोगों का, परपोषी बन गया। ये ऑटोट्रॉफिक पौधा नहीं रहा, स्वपोषी पौधा नहीं रहा, ये अब क्या बन गया आप लोगों का, परपोषी बन गया है। इसी वजह से ये दूसरे पौधों के ऊपर में या दूसरे जो चीज़ें होती है उनके ऊपर में जिंदा रहता है, ठीक है। रेफ्लेसिया, विस्कम, ठीक है, नुइटसिया, फ्लोरीबंडा, ये सब आप लोगों के क्या है, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स है जो बेसिकली आपके जो परजीवी है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो परजीवी या पैरासिटिक प्लांट जो है उसका एग्जाम्पल है कस्कुटा। इनमें से पीपल तो अपना खुद का, अंगूर भी और मनी प्लांट ये भी आपका उसमें क्लोरोफिल होता है, कस्कुटा के अंदर में, अमरबेल के अंदर में नहीं होती, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। वह जंतु कौन सा है जो एक बार में 40 किलो तक मांस खा सकता है? रात में इंसानों की तुलना में इसकी दृष्टि 6 गुना तेज होती है, 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है और अपने मूत्र से चिन्हित करता है अपना इलाका। ये एरिया मेरा है और मैं इस क्षेत्र का जयकांत शिखरे, वो ना वो सिंघम मूवी किसने देखी है, ये गांव मेरा है ये और मैं इस गांव का जयकांत शिखरे। और ये हमारे भाई साहब अलग ही किस्म के ये वाले, ठीक है, बाघ, ये सुसु जो है इसने की है, मूत्र विसर्जन उसने किया हुआ है और ये एरिया उसका है। तो बेसिकली फ्रेंड्स एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है अपने यूरिन से, ठीक है, एरिया बना देता है। यहाँ पर में ये यूरिन जो है उसकी है और ये एरिया उसका है, ठीक है, इस वजह से अलग ही तरीका है यार। टाइगर की बात हो रही है यहाँ पर में। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी की पूरी जो जानकारी है फ्रेंड्स वो आपको बता दिया मैंने। 6 गुना दूरी तक देख सकता है और यूरिन के मदद से जो है अपना एरिया डिसाइड कर लेता है कि ये एरिया मेरा है। और उसकी सुनने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सुन तो नहीं रहा ना मेरा लेक्चर उक्चर उधर से बैठ के, ठीक है, दानिश सर क्लास ले लो फिर तुम बाद में मिलो करके मेरे से, ऐसा तो नहीं है। वैसे भी तुम्हारी सुनने की क्षमता बहुत दूर तक की है बोलते भैया। चलिए, निम्नलिखित में से खाने योग्य वस्तुओं का एक समूह चुने जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से भरपूर हो। मतलब इन सब में से वो समूह चुनिए जिसमें आयरन बहुत है मात्रा में होता है, एनसीईआरटी बेस्ड। जल्दी बताइए। पिंकू द्विवेदी जी, बस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसको अच्छे से करिए आप। ये आपको बता दो, जीरो फाइट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई में भी आया था, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ आप लोगों से कि किसके अंदर में जो है आयरन बहुत है मात्रा के अंदर में होता है, तो आंवला, ठीक है, आंवला खाओ, ठीक है, आयरन मिलेगा। और आयरन मिलेगा तो आपकी बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, एनीमिया नहीं होगा, और एनीमिया नहीं होगा तो आप जो है तंदुरुस्त रहोगे और एक्टिव भी रहोगे, अलर्ट भी रहोगे। स्पिनच जो होता है आप पालक खाओ या गुड़ खाओ, इससे आप लोगों के बॉडी के अंदर में आयरन की कमी नहीं होगी। तो आंवला, पालक और गुड़ ये आपके आयरन से भरपूर होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आंवला, पालक, गुड़ मानव शरीर के लिए आयरन की समृद्ध स्रोत है, ठीक है। आयरन से क्या होता है आप लोगों का, एनीमिया दूर होता है। अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा आपको। और एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ठीक है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिससे आपको थकावट सी लगती है, जैसे कि आपको लग रहा है यार है, ठीक है, तो थक गई भाई साहब, ठीक है, काम करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो हो सकता है आपको एनीमिया हो, स्पेशली गर्ल्स के अंदर में होता है ये। हाँ, लेकिन अभी हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको कल सुबह उठने का मन नहीं हो रहा तो आप मम्मी को बोल रहे, मम्मी मेरे को एनीमिया हो गया, दानिश सर ने पढ़ाया था। कभी कभी आलस भी हो सकता है आपका वो। देखिए फ्रेंड्स, द यूनिक आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑफ वाराणसी इज, ठीक है, 10/1/2023 का क्वेश्चन। और आपको बता दूं ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का जो मैं आपको बता रहा था ना बुक डाइवर्सिटी, उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए, तो ये वाराणसी जो है वहाँ की जरदोजी बहुत फेमस है, जरदोजी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके, जरदोजी। तो जरदोजी एम्ब्रॉयडरी ये वाराणसी की फेमस है, यूपी में वाराणसी की जरदोजी, ठीक है, तो ये याद रखना है। इवन जो है फ्रेंड्स एक और है आप लोगों की चिकनकारी, बता सकते हो चिकनकारी कहाँ की है, चिकनकारी,
कपड़ों के ऊपर में चिकनकारी का वर्क किया जाता है, तो वो भी बता दीजिए आप लोग कहाँ का है। तो चिकनकारी की बात करें आप लोगों का, या खिनकाप की बात करें, वो भी यूपी का है, लेकिन स्पेशली चिकनकारी की अगर मैं बात करूँ आपसे तो वो लखनऊ की है, लखनऊ, ठीक है। और जरदोजी जो है वो वाराणसी की एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, वाराणसी जरदोजी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर आप लोग देखना चाहते हो जरदोजी तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये है आप लोगों का जरदोजी, ठीक है, वाराणसी के अंदर में, बहुत वाराणसी इसके लिए फेमस है। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए। मिजोरम के निकटवर्ती राज्य, अब इसके लिए तो आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है ना। तो मिजोरम है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, उसके अड़ोसी पड़ोसी राज्य आपको बताने हैं। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग। और जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता रहूं, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं मिजोरम की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो बिहार, मिजोरम यहाँ पर मैं आपका नॉर्थ ईस्ट में, बिहार कहाँ से आ गया है ना, इधर में बिहार उसका पड़ोसी तो होगा नहीं, ठीक है। अगर मैं एक अंदाजा से भी आपको बताऊँ, एक रफ मैप के थ्रू भी, ठीक है, तो बिहार तो नहीं लगता, क्योंकि बिहार आपको पता है फ्रेंड्स कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, केवल 3 ही राज्यों से सीमा साझा करता है, मिजोरम से नहीं करता। तो जहाँ जहाँ बिहार दिया उसको काट दो, ठीक है। उसके बाद में बात आती है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल जो है आपका यहाँ पर में है, ये इधर साइड में पश्चिम बंगाल, और बीच में पूरा का पूरा यहाँ पर में बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश आ गया बीच में, तो हो ही नहीं सकता कि पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर कर रही है, तो ये 3 एलिमिनेट हो गए आपके। ओके, तो थोड़ा सा मैं मैप के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा भारत है इधर साइड में पूरा, ये है आपका बांग्लादेश, मतलब आपका मतलब जिसका भी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये बांग्लादेश है। और जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर में, वो है मिजोरम यहाँ, ठीक है, ये मिजोरम है आपका, ठीक है। और बिहार यहाँ है, तो बिहार तो हो ही नहीं सकता था उसका पड़ोसी मिजोरम का, ठीक है। पश्चिम बंगाल भी नहीं हो सकता, पश्चिम बंगाल आप देखिए यहाँ पर में पश्चिम बंगाल, तो वो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे हमने। अब बात आती है मिजोरम की, तो मिजोरम का एक है त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पर में आसाम और मणिपुर, तो 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से 3 राज्य हो गए वो, यहाँ पर में आप खुद से देख लीजिए, ये मिजोरम है, आप खुद से देखिए ये 3 राज्य कौन से, और आप बताइए मेरे को कमेंट करके, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो, जितना ज़्यादा मैप की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के राज्य आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। बताइए, आप लोग खुद से आंसर करिए, जल्दी से देखो खुद से और बताओ। अच्छा, 3 राज्य जिनके, जो इसके पड़ोसी राज्य है, उनकी राजधानियां बताना थोड़ा सा ज़रा देख के मेरे को, और मिजोरम खुद की, उसकी भी राजधानी बता दीजिए। बताइए, तीनों राज्य जो इसके पड़ोसी है और उसकी खुद की राजधानी भी बता दीजिए कौन सी है। देखे तो कितने लोग इसको कर पाते हैं, आसाम की, त्रिपुरा की और मणिपुर की, और मिजोरम इसकी खुद की भी बता दीजिए, लिख दीजिए ताकि आपको याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। ओके, चलो, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 10 जनवरी 2022 को रिपीट हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है। अभी जो आपको बताया था ना मैंने, आयरन से भरपूर कौन सा वाला एक समूह होता है, बिल्कुल रिपीट हुआ क्वेश्चन 10 जनवरी 2022 को। और आपको बता दूं फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में आप फ्री कंटेंट में जाओगे तो वहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर एक्सेस कीजिए टीचिंग परीक्षा के ऐप पर। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दोगे मुझे, जितने भी लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ आप मुझे बताओगे कि 6 गुना, ठीक है, दूरी तक कौन देख सकता है, देख सकता है, देख सकता है, जल्दी बताइए, उस जानवर का नाम बताइए, ठीक है। और उसके बाद में आप बताइए उस पक्षी का नाम, ठीक है, पक्षी जो 4 गुना दूरी तक देख सकता है, 4 गुना दूरी तक देख सकता है, दूरी तक, उस पक्षी का नाम बताइए आप लोग, ठीक है। पक्षी, तो ये जानवर है, 4 गुना दूरी तक देखने वाला पक्षी है, उसका नाम आप लोग बताओगे। दोनों के दोनों नाम आप बताते जाइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से और भी कुछ सवाल पूछता हूँ जो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। चलिए, आपको बताना है फ्रेंड्स कि रोनाल्ड, ठीक है, रोनाल्ड रोज जो है उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, ठीक है। रोनाल्ड रोज ने किस चीज़ की खोज की थी जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1 हॉर्न्ड राइनो, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा, 1 हॉर्न्ड राइनो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सीटेट में भी आ चुका है और बीपीएससी टीआरई में भी आ चुका है, एस्टेट में भी पूछे जाने की संभावना है। जल्दी बताएंगे आप सभी लोग।
ठीक है। हाँ, अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग, मैंने आप लोगों को हाथी के बारे में स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को पूरा का पूरा, है ना। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि 1 क्विंटल मतलब कितना होता है। 1 क्विंटल, क्विंटल मतलब कितना, ये भी आंसर कर देंगे आप सभी लोग। कितना किलो 1 क्विंटल मतलब। और एक जो 3 महीने का हाथी होता है वो कितने क्विंटल का होता है, और एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना क्विंटल पत्तियां खा जाता है। दोनों चीज़ें आप बता दीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं हमेशा। जो है एग्जामिनर आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से। और 300 से भी ज़्यादा का चैट रेट चल रहा है फ्रेंड्स आप लोगों का, 850 के करीब आप लोगों ने लाइक कर दिया है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऐसे ही आप लोग अपना अपना रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी जल्दी से यहाँ पर में देते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आप सभी लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेता रहूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ बताइए कि लोकटक झील, लोकटक लेक कहाँ पर में है, लोकटक लेक। और एक पॉइंट है आपका काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो कौन से वाले राज्य में है, और उसके बारे में आप क्या जानते हो। काइबुल लामजाओ, लामजाओ नेशनल पार्क कौन से राज्य में, और उसके बारे में आप क्या जानते हो। आज पूरा आप लोगों को सिखाया है मैंने इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो होपफुली आप लोग इसका आंसर कर पाओगे सभी के सभी लोग। ईवीएस की बुक कैसे मिलेंगी, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड करना है। आप सभी लोगों ने टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर में एक फ्री कॉन्टेंट वाला सेक्शन होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ही ऊपर में आप अंदर चले जाना, या फिर मैं जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना आप लोगों का, उसके अंदर में मैं आपको वो पूरी की पूरी प्रोसेस भी समझा दूंगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इतने समझदार हो यार, खुद भी ढूंढ लोगे उसमें जाके। स्टार्टिंग में ही फ्री कंटेंट वाला सेक्शन रहेगा, एक टाइल रहेगी फ्री कंटेंट की, उसमें चले जाना, ठीक है। अराउंड 1 से 1.5 घंटा दीजिए, मैं उसमें आपको अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। बाय, थैंक यू वेरी मच।